वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। हमारा जो पिछला वीडियो है वह भी करंट अफेयर से रिलेटेड था और उसी की श्रृंखला में आज हम दूसरा वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स जो हमारे सिलेबस में है और लगभग हर एग्जाम्स में, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें जो करंट अफेयर्स है वह हर एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो है हमारा करंट अफेयर्स का दूसरा सीरीज़ है वह आज आपके सामने यहाँ इस बोर्ड पे रखा गया है। और इस पूरे वीडियो में यहाँ जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरे इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें और इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट समझ में आता है उसे आप नोट करें। तो आइए चलते हैं, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन शॉर्ट उसे हम WHO बोलते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है हमारा टेड्रोस अधानोम, ठीक है। टेड्रोस अधानोम जो है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं और इसको WHO जो है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म है WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो वह है हमारा 7 अप्रैल 1948 को। यह वह तिथि है जिस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और उसकी स्थापना की गई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हमारा 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और उसी की श्रृंखला में इसका हमारा मुख्यालय जो है वह जिनेवा में हुआ था। तो उसी की श्रृंखला में जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है वह है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं जिसे UNO कहते हैं, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ को इन शॉर्ट में UNO बोला जाता है। UNO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम UNO कहते हैं, तो उसके महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस जो UNO के महासचिव हैं, ठीक है। UNO की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या, UNO के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, तो उसका जवाब है हमारा 193। और कुल सदस्यों की संख्या याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि सदस्यों की संख्या भी कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो UNO के कुल सदस्यों की संख्या हमारा हो गया 193। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है एशियाई विकास बैंक, ठीक है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, ठीक है। ये करेंट्स का वीडियो है, करेंट्स का सेशन है, इसमें जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं वह करंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो उनका नाम है हमारा मासात्सुगु अकासावा, ठीक है। जो एशियाई विकास बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है हमारा मासात्सुगु अकासावा, ठीक है। स्थापना, अब एशियाई विकास बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और एशियाई विकास बैंक जो है इसमें कुल सदस्यों की संख्या हमारा 68 है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक के कुल सदस्यों की संख्या 68 है और इसका मुख्यालय जो है हमारा मनीला में है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में। तो उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा इसरो से रिलेटेड है, ठीक है। इसरो हम सभी जानते होंगे, जैसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी हमारी नासा है, उसी तरह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसे हम इसरो कहते हैं। इसरो हिंदी में उसे हम इसरो कहते हैं, इन शॉर्ट इंग्लिश में उसे ISRO कहते हैं और उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखिए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है, K Sivan। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना हमारा 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। इस डेट को आप याद रखिए कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं K Sivan हैं वर्तमान समय में, और इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम UPSC कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय, तो वह है प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। अब उसी की श्रृंखला में हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जिसे हम
ट्राई कहते हैं। ट्राई क्या होता है? ट्राई जो टेलीकॉम से रिलेटेड होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं हम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक है। उसे इंग्लिश में हम कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई ट्राई का काम क्या होता है कि सारी जितनी भी यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियां हैं उसका नियंत्रण किसके हाथों में होता है? ट्राई के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वह ट्राई से रिलेटेड है, दूरसंचार से रिलेटेड है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे अंग्रेजी में हम ट्राई कहते हैं, इन शॉर्ट में उसे ट्राई बोला जाता है, और ट्राई का फुल फॉर्म होता है हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के प्रमुख कौन है, तो उसका जवाब है हमारा पीडी बघेला, ठीक है। पीडी बघेला जो है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख हैं। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी, एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है, ठीक है। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? अब आप यहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा कि जो एनटीपीसी का हम एग्जाम दे रहे हैं उसकी बात हो रही है। यहाँ पे जैसे कि जो हम एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी जो 2 परीक्षाएं भी वर्तमान में इस समय चल रही हैं, उसमें 2 तरह की परीक्षाएं हैं। पहली हमारी एनटीपीसी है और दूसरी हमारी ग्रुप डी है। तो वो एनटीपीसी, वो एग्जाम की एनटीपीसी यहाँ पे नहीं है। एग्जाम की एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। लेकिन यहाँ पे जो है एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है, वह जो यहाँ पे एनटीपीसी है वह है हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एनटीपीसी का यहाँ जो मतलब है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो वह है हमारे गुरदीप सिंह, ठीक है। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन हो गए? गुरदीप सिंह। अब इसी के बाद हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा डीआरडीओ के अध्यक्ष, डीआरडीओ, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो वह है हमारे जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। अब मन में एक बात उठती है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी हम आपको बताते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इन शॉर्ट में हम डीआरडीओ कहते हैं। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। उसी की श्रृंखला में हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एनसीईआरटी के निदेशक कौन है। कि एनसीईआरटी के जो फुल फॉर्म होता है वह है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो एनसीईआरटी के इस समय के जो निदेशक हैं वह कौन है? ऋषिकेश सेनापति। इनका नाम है हमारा, एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं वह है हमारे ऋषिकेश सेनापति। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हमारा हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये शायद आपकी स्क्रीन पे कट रहा होगा, तो अगर ना दिख रहा हो तो हम आपको बोल के बता देते हैं। अगर आपको जरूरी समझ में आता है तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो सीबीएसई के निदेशक कौन है? जैसे हमारा हो गया एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो वह है ऋषिकेश सेनापति। उसी की तरह हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीबीएसई के निदेशक कौन है? तो सीबीएसई के निदेशक हमारे हो गए मनोज आहूजा, ठीक है। सीबीएसई के निदेशक कौन है? हमारे मनोज आहूजा। और सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीएसई, जैसे हमारे यहाँ यूपी बोर्ड हो गया, और उसी तरह एक बोर्ड होता है, एक केंद्र बनाया गया है जिसके अंतर्गत एग्जाम कराया जाता है, उसका नाम है हमारा सीबीएसई, ठीक है। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म हमारा हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सीबीएसई का फुल फॉर्म जानते रहिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, जिसे हम सीबीएसई कहते हैं। और सीबीएसई के जो निदेशक हैं वह है हमारे इस समय वर्तमान में मनोज आहूजा। उसी की श्रृंखला में अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है भारत के कानून मंत्री इस समय वर्तमान में कौन है? भारत के कानून मंत्री वर्तमान समय में है रविशंकर प्रसाद, ठीक है। भारत के वर्तमान समय में कानून मंत्री कौन है? तो वह है हमारे रविशंकर प्रसाद। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और प्रेजेंट में, वर्तमान में जो है वह उनसे रिलेटेड है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस समय है हमारे जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। अब हम यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट्स हैं सर्वोच्च न्यायालय के, इसे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमने सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड रखे हैं। तो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जी जो हैं वह कौन से, किस नंबर के न्यायाधीश हैं? तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद
शरद अरविंद बोबडे हो गए। उसके बाद ये कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, तो यह 47वें हैं। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रमुख न्यायाधीश कौन है। ठीक है, जो प्रमुख न्यायाधीश हैं वह है हमारे एच.जे. कानिया। इनका नाम है हमारा एच.जे. कानिया, जो प्रमुख न्यायाधीश है कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से ही जो रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट है वह है कि सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश की संख्या यहाँ पे 34 हो गई, और जिसमें से एक हमारे मुख्य न्यायाधीश हो गए और 33 हमारे न्यायाधीश हो गए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में एक हमारे मुख्य न्यायाधीश, बाकी 33 और उसमें न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें कुल मिलाकर अगर कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो वह है हमारे 34, जिसमें से यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एक हमारा मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 हमारे न्यायाधीश हो गए। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जो हमारा राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अब भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति इस समय वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन है, रामनाथ कोविंद है। यह तो 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो हैं वह 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। अब यहाँ पे एक बात आती है कि 14वें राष्ट्रपति अगर रामनाथ कोविंद हो गए तो भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था। इस हम राष्ट्रपति की जब बात की जाएगी तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या है, इसी की श्रृंखला में जब हम और पॉइंट्स देखते हैं, राष्ट्रपति से ही रिलेटेड जब हम और पॉइंट्स देखते हैं, तो मन में बात आती है कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो राष्ट्रपति का वर्तमान समय में वेतन होता है 5 लाख रुपए। ठीक है, एक राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए, क्योंकि वह भारत का पहला नागरिक होता है, और पहले नागरिक के साथ साथ वह भारत के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। यह हमने इसके बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से बताया है। अगर आप वो वीडियो ना देखें हो तो आई बटन में आपको वह लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो एक बार जाके आप जरूर देखें। तो ठीक है, यहाँ पे अब बात आती है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। इसे आप अपने माइंड में पूरी तरह से बैठा लीजिए कि राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान समय में 5 लाख रुपए है। ठीक है, इसके बाद अब एक और पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो उम्र होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष होनी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसमें राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो वह है हमारा अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 हमारा कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, यह है हमारा अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वह है कि देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा और राष्ट्रपति से रिलेटेड यहाँ पे 4-5 हमने छोटे छोटे पॉइंट्स देखे, लेकिन उन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप बहुत ही छोटा ना समझिए, क्योंकि वह छोटे पॉइंट्स एक बड़े क्वेश्चन की तरह हैं, क्योंकि वह आपका एग्जाम में 1 नंबर इसको स्कोर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे राष्ट्रपति देखा, बात आती है उपराष्ट्रपति की। ठीक है, जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वह है हमारे वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू जो है वह भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब थोड़ा उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो रामनाथ कोविंद जी हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वह 14वें राष्ट्रपति हैं। कहाँ के, भारत के। ठीक है, उसी तरह हम अपने इस पॉइंट पे देखते हैं जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वह भारत के कैसरे राष्ट्रपति हैं, तो वह 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जो हैं वह भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद, और उसके साथ ही साथ हमने ये आपको बताया कि पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी हम जानते हैं कि भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो वह है हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे उनका नाम है हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब जो एक बात आती है कि राष्ट्रपति अब जो एक बात आती है वह है हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप
ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ भी वही क्राइटेरिया है आपका, जैसे कि राष्ट्रपति में 35 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति में भी आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक सबसे अमेजिंग और सबसे आश्चर्यजनक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति में हमने देखा कि राष्ट्रपति का वेतन हमारा 5 लाख रुपए होता है, लेकिन यहाँ आपको ताजुब होगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है 0 रुपए होता है। उपराष्ट्रपति को कोई भी पैसा नहीं दिया जाता, उनकी कोई भी वेतन नहीं होता, उनका कोई भी सैलरी नहीं होता है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिए कि राष्ट्रपति की सैलरी जो है वह 5 लाख रुपए है और उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह 0 होता है। उपराष्ट्रपति को कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है इसको हम आगे पॉइंट्स में इसके बारे में हम आपको बहुत ही डिटेल से बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे ये मान के चलिए कि उपराष्ट्रपति को कोई भी वेतन नहीं मिलता है। इसके बाद अब यहाँ पे हो गया उपराष्ट्रपति से ही रिलेटेड, हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है वह अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो उसका जवाब है हमारा आर्टिकल 63। अनुच्छेद 63 हमारा कहता है, जो उपराष्ट्रपति के बारे में हमें डिटेल से समझाता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का भी पद होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की जब बात आती है तो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और इस समय वह भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के पश्चात जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वह हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसी के श्रृंखला में हम अपने इस प्रधानमंत्री के टॉपिक में जो हमारे पॉइंट्स हैं हम उसको देखते हैं। जो इसमें प्रधानमंत्री के जो न्यूनतम आयु होती है, एक प्रधानमंत्री पद पे बैठने के लिए, एक प्रधानमंत्री की अर्हता के लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए, तो वह है हमारी न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ठीक है, प्रधानमंत्री की जो पद होता है, प्रधानमंत्री का जो पद होता है उस पर बैठने के लिए हमारी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रधानमंत्री की वेतन कितना होता है। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, तो यह है हमारा 2,80,000 रुपये। प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वह 2,80,000 रुपये होता है। तो ये प्रधानमंत्री के जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं भारत के रक्षा मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री, वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो वह है हमारे राजनाथ सिंह। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उसके बाद इसी की श्रृंखला में हमारा जो नेक्स्ट इसी में जो पॉइंट है वह है हमारे भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, वह है हमारे बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। और वर्तमान समय में यहाँ फिर से एक क्वेश्चन बनता है कि रक्षा सचिव कौन है। जब रक्षा सचिव की बात आएगी तो उसका जवाब होगा हमारा अजय कुमार। वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के विदेश मंत्री इस समय वर्तमान समय में कौन है। भारत के विदेश मंत्री वर्तमान समय में हैं हमारे एस जयशंकर प्रसाद। वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं। हालांकि ये 2 पॉइंट्स आपके शायद स्क्रीन पे कट रहा हो, अगर कट रहा हो तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। इसी के श्रृंखला में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत के वित्त मंत्री इस समय कौन है। भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री का मतलब हो गया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तो वर्तमान समय में भारत के जो वित्त मंत्री हैं वह है हमारी निर्मला सीतारमण। ठीक है, भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है इस समय वर्तमान समय में वह कौन है? निर्मला सीतारमण। अब यहाँ पे बात आती है, हम अपने अगले पॉइंट्स की ओर जब आगे बढ़ते हैं, तो भारत के गृह मंत्री जिसे होम मिनिस्टर कहते हैं, तो भारत के गृह मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो अमित शाह। ठीक है, भारत के गृह मंत्री वर्तमान समय में कौन है? अमित शाह। अब इसी की श्रृंखला में हम इसमें 2 पॉइंट्स हैं आते चल रहे हैं। और आज़ादी के बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वह पहले गृह मंत्री थे। कहाँ के? भारत के। तो इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक बात और या इनका एक उपनाम सामने आता है जिसे
जिसमें हम इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत के शिक्षा मंत्री। अब यहाँ पे शिक्षा मंत्री की बात आ गई। यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, जो प्रेजेंट टाइम में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम है हमारा रमेश पोखरियाल निशंक। इनका नाम है हमारा रमेश पोखरियाल निशंक, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में। अब यहाँ पे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये जो हमारा पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री को एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो उनका नाम है हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान समय में खेल मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान समय में खेल मंत्री कौन है, उसका जवाब है हमारा किरण रिजिजू। इनका नाम है हमारा किरण रिजिजू, जो भारत के खेल मंत्री हैं। उसी की श्रृंखला में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है सड़क परिवहन से संबंधित है। सड़क परिवहन, भारत में सड़क परिवहन मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो वह है हमारे नितिन गडकरी। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री वर्तमान समय में कौन है, नितिन गडकरी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री वर्तमान समय में कौन है? भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, तो वह है हमारे डी.वी. सदानंद गौड़ा। ठीक है, रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा हो गया। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा फेरबदल हुआ है और एग्जाम्स में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम आपके कन्फ्यूजन को यहाँ इस क्वेश्चन में आप क्लियर करते चल रहे हैं। जो है कि भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन है, इसका जवाब जब हम अभी आपको बताएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसका जवाब है हमारा पीयूष गोयल। अब आपके जहन में एक बात दौड़ेगी कि पीयूष गोयल तो रेल मंत्री हैं। ठीक है, जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं वह भारत के रेल मंत्री हैं। तो हम आपको यहाँ पे क्यों बता रहे हैं कि भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल हैं? उसका एक कारण है कि जो भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री हैं, इस पद पे रामविलास पासवान नियुक्त थे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात, रामविलास पासवान की मृत्यु के पश्चात यह पद जब रिक्त हो जाता है तो यह पीयूष गोयल को दे दिया जाता है। ठीक है, तो भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन है वर्तमान समय में? पीयूष गोयल। क्यों है? रामविलास पासवान की मृत्यु के पश्चात। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। वर्तमान समय में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो उसका जवाब है हमारा नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। अब यहाँ पे बात आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने पिछले कुछ पॉइंट्स में हमने देखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले हमने देखा, उसके बाद हमने भारत के राष्ट्रपति को देखा, उसके बाद हमने भारत के उपराष्ट्रपति को भी देखा, फिर भारत के प्रधानमंत्री को देखा, भारत के रक्षा मंत्री को देखा। अब उसी की श्रृंखला में जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है भारत के लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान समय में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है हमारा ओम बिड़ला। ठीक है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? ओम बिड़ला। अब इस लोकसभा अध्यक्ष की श्रृंखला में हम 4-5 पॉइंट्स आपको बताते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। जो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, लोकसभा के विपक्ष नेता वर्तमान समय में कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान समय में कौन है। उनका नाम है हमारा अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। अब यहाँ पे दूसरी देखिए, दो तरह के नेता होते हैं, एक विपक्ष के नेता होते हैं और दूसरा सत्ता पक्ष के नेता होते हैं। सत्ता पक्ष का मतलब हो गया जिनकी सरकार होती है वह सत्ता पक्ष के हो गए, और जिनकी सरकार नहीं होती है, जो विपक्ष में बैठे होते हैं, उनको हम विपक्ष के नेता कहते हैं। तो लोकसभा में यहाँ आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। सत्ता पक्ष के नेता कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वह नरेंद्र मोदी हैं। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बन के आता है कि भारत में, स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा भारतवर्ष आज़ाद होता है और जब संविधान लागू होता है तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? उनका नाम है हमारा गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा सदस्य
सदस्य हो तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? वह कौन सी आयु की, वह कौन सा क्राइटेरिया है कि अगर आपकी उम्र उतनी हो जाती है तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं? तो उसका जवाब है हमारा 25 वर्ष। 25 वर्ष की अवस्था के पश्चात हम लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। इसी के बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है लोकसभा की कुल सीट कितनी है? तो वह है हमारा 552। लोकसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा के वर्तमान समय में जब लोकसभा की सीटों की बात की जाएगी तो वह है 545, लेकिन लोकसभा के कुल सीटों की जब बात की जाएगी तो वह 552 है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, थोड़े दोनों में कंफ्यूजन भरे हैं, इसे आप कंफ्यूजन को क्लियर करिए कि लोकसभा के कुल सीट, यहाँ पे टोटल सीट की बात की जा रही है तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा 552, लेकिन जब पूछा जाएगा कि वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है तो आपका जवाब होगा 545। ठीक है, ये पॉइंट आपका लोकसभा वाला क्लियर हो गया। आइए फिर उसी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं राज्यसभा। अब हमारा आता है राज्यसभा। वर्तमान समय में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वर्तमान समय में राज्यसभा का सभापति हमारा उपराष्ट्रपति होता है। हमने आपको यहाँ अपने पिछले पॉइंट्स में आपको बताया कि उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है, तो वह है वेंकैया नायडू, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को सैलरी के रूप में, उनके वेतन के रूप में उनको 0 रुपया दिया जाता है, मतलब उनका कोई वेतन नहीं होता है। लेकिन क्या वह बिना वेतन के काम करते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ अगर उपराष्ट्रपति के एंगल से इनको देखा जाए तो इनको वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। और यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। उसके बाद इनका वेतन 4 लाख रुपए होता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब राज्यसभा का सभापति मतलब भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो उनका वेतन हमारा 4 लाख होता है। और इसमें हम अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है, ठीक है, या उपराष्ट्रपति के एंगल से जब इनको देखा जाता है तो इनको कोई वेतन नहीं मिलता है, लेकिन एक उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा का सभापति होता है तो उसे 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वह है हमारा 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए हमारी न्यूनतम वर्ष कितनी होनी चाहिए? तो है 30 वर्ष। और उसी के श्रृंखला में हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान समय में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 245 है। और अधिकतम कितना हो सकता है? 250। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में राज्यसभा की सीट कितनी है? 245 और अधिकतम 250 सीट है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति, यहाँ पे राज्यसभा के सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हो गए। अब उसी की श्रृंखला में हम देखते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो उसका जवाब है हमारा हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये हो गया हमारे हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह क्या है? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं वर्तमान समय में। अब उसी राज्यसभा की श्रेणी में, राज्यसभा के उपसभापति की श्रेणी में हम 2-3 पॉइंट्स आपको और बताते चल रहे हैं कि राज्यसभा के महासचिव वर्तमान समय में कौन है? तो उसका जवाब है हमारा दीपक वर्मा। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव वर्तमान समय में दीपक वर्मा है। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है इस समय? वर्तमान समय में राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं, उनका नाम है हमारा गुलाम नबी आज़ाद। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता वर्तमान समय में गुलाम नबी आज़ाद हैं। और फिर उसके बाद इसमें एक पॉइंट और उभर के आता है कि जब विपक्ष के नेता हैं तो सत्ता पक्ष की भी बात आती है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं हमारे थावर चंद गहलोत। इनका नाम है हमारा थावर चंद गहलोत, जो राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग ये पॉइंट पूरा हो गया। अब हम आइए थोड़े और करंट के बारे में और 2-3 चीज़ें आपको बताते चलें कि भारत के प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री वर्तमान समय में कौन है? भारत के प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री वर्तमान समय में जो हैं वह धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिए एक बार फिर से। भारत के प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद भारत में जल शक्ति मंत्री वर्तमान समय में कौन है? ये हमारा अगला पॉइंट है कि भारत में जल शक्ति मंत्री इस समय वर्तमान समय में है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इस पॉइंट को आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए। भारत में जल शक्ति मंत्री वर्तमान समय में गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और इसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं, शायद स्क्रीन पे आपके कट रहा होगा, हम आपको बता दे रहे हैं, आप उसे नोट कर लीजिए। भारत के कोयला मंत्री, ठीक है, कोल मिनिस्टर, इंडिया के कोल मिनिस्टर वर्तमान समय में कौन है? तो उनका जवाब है हमारा प्रहलाद जोशी। भारत में कोयला मंत्री वर्तमान समय में जिनका नाम है प्रहलाद जोशी हैं। अब उसके बाद हम अपने अंतिम और लास्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो भारत के रेल मंत्री
कौन हैं? भारत के रेल मंत्री, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारत के जो रेल मंत्री वर्तमान समय में हैं वह पीयूष गोयल हैं, और वह रेल मंत्री के साथ साथ अभी किस पद में पदासीन है? वह है हमारे भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री। तो भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री वर्तमान समय में पीयूष गोयल हैं, और उस पद के साथ साथ वह भारत के रेल मंत्री भी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यह पूरे वीडियो में हमने लगभग यहाँ 40 से 50 क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं, और इन 40-50 क्वेश्चन के साथ साथ हमने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी उनके साथ साथ आपको कवर कराए हैं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन बताया है तो उसके बारे में हमने कई छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे वीडियो को आप 1-2 बार देखिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस पूरे वीडियो को आप 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस तरह से आपको समझाया कि सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह पूरा सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो, हमारे बताए गए कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।